हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं और पहला विषय लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। और हमने 2016 से 2018 तक करा दिया है। ये री एग्जाम वाला है, इसको भी सोल्व करते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, अगर मिस कर रहे हैं साथियों तो बहुत ही ज़्यादा आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू आप फोर्थ तीन सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और जान रहे हैं किस प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट होती है। तो ध्यान दे दीजिएगा, एक बार सभी प्लेलिस्ट बना देंगे उसी में से, तो आप जो है उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और इसको भी जो है हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या क्या है, ठीक है। तो विकल्प ए है शीघ्रता से पठन, विकल्प बी है भाव को समझ करके न पढ़ना, तीसरा है अधिक तेज आवाज में पढ़ना और चौथा विकल्प दिए गए है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। मतलब शीघ्रता से पठन, भाव को समझ करके न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, ठीक है। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 2, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? सस्वर पठन कहते हैं, एक मौन पठन कहते हैं, एक दोनों कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सस्वर वाचन होता है, अर्थात सस्वर पठन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को ही जो है सस्वर वाचन कहते हैं, पठन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज लिखा गया है उसको जब पढ़ते हैं तो उसी को जो है क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक पठन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वचन में निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक है। वचन में निम्नलिखित गुण होते हैं, विकल्प है सार्थकता, विकल्प बी है क्रमबद्धता, विकल्प सी है उपयुक्त दोनों और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है दोनों सही हो जाएगा, अर्थात सार्थकता भी होनी चाहिए और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है, क का उच्चारण स्थान है, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छे से पीवाईक्यू में देखा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन जा रहे हैं सभी। तो विकल्प ए है तालु, विकल्प बी है मूर्धा, विकल्प सी है कंठ, विकल्प डी है दंत, ठीक है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कंठ होता है, तालु में क्या होता है, चा वर्ग होता है, कंठ तालु, मूर्धा में टा वर्ग आता है और दंत में ता वर्ग आता है, ठीक है। पा वर्ग आता है, पा फा बा भा मा में, ता वर्ग में तथा दाधा ना, मूर्धा में तालु में क्या क्या आता है, चाछा जाझाइया, मूर्धा में टाठा डढ़ाड़ आता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। तो इच्छा का आशा होता है, स्पृहा होता है, अभिलाषा होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द है आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है, अभिलाषा भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 है, कोष्ठक चिन्ह है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। देख करके बताइएगा कि कोष्ठक का चिन्ह कौन कौन से है। तो सभी जो है कोष्ठक का चिन्ह ही है, ठीक है। इसको जो है छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको जो है मझला कोष्ठक बोलते हैं, इस वाले को, ठीक है। इस प्रकार से कुछ मझला कोष्ठक होता है, इस प्रकार से मझला कोष्ठक होते हैं, और ये जो है बड़ा कोष्ठक होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही हो गया है। तो इसको जो है इस प्रकार से कर लीजिएगा, इस प्रकार से दूसरा वाला को, ठीक है। तो उपयुक्त डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया होता है। विकल्प ए है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ठीक है। तो ये जो कोई कथन को लिखने से पहले जो डैश दिया जाता है, ठीक है, उसको कॉलन डैश बोलते हैं, ठीक है। विकल्प ए सही हो जाएगा, कॉलन डैश। ये तो प्रश्नवाचक होता है, ये पूर्ण विराम होता है, ये प्रश्नवाचक 2 बार आ गया है, ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। शुद्ध शब्द है, विकल्प ए है उज्ज्वल, विकल्प बी है उज्ज्वल, विकल्प सी है उज्ज्वल, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो जो उज्ज्वल होता है उसमें डबल जा आता है, तो राइट आंसर देखिए डबल जा इसमें कहाँ पर आया है। तो इसमें उज्ज्वल जो है अगर देखा जाए साथियों तो उज्ज्वल इसमें दिए ही नहीं है। यहाँ पर उपयुक्त की जगह क्या लिखा जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा उज्ज्वल, मतलब आधा जा 2 बार होगा वो भी आधा आधा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये डी वाला जो है उज्ज्वल इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहेंगे कि विवृत स्वर कहेंगे कि अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं कहेंगे? तो इसको जो है विवृत स्वर कहेंगे। ठीक है, विवृत स्वर में कौन सा आता है? तो जैसे हम पढ़ते हैं आ, ठीक है, तो ये जो है क्या आ जाएगा, विवृत स्वर आ जाएगा आ। आगे बढ़ेंगे तो अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, शब्द की विशेषता बताइए। ठीक है, तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये भी सही है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ये भी सही है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 पूछी गई है, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। ठीक है, 7,854, 7,846, 7,864 और 78। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो संख्या दिया गया है इसको देखिएगा और बताइएगा कि अवरोही मतलब बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 7,864, यहाँ पर 7,854 मतलब घट गया, फिर 7,846 इससे भी कम हो गया, फिर 78 आ गया। तो राइट आंसर ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। कोई भी संख्या होगी जब उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या होगी शून्य से भाग दिया जाएगा तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी, शून्य ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 है और हम 5 से भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा भागफल, 5 शून्य शून्य। ठीक, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये जो है 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर पूछा गया है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छप करके तैयार हुई, तो कुल कितनी पुस्तकें छप करके तैयार हुई? तो इसको तो जोड़ना है साथियों। ठीक है, ये हो जाएगा 37 नहीं 39,779 और 46,759, इसको जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा। 9 9 18 की 8, हाथ लागे 1। ठीक, 7 6 6 6 12 1 13 3 हो जाएगा, हासिल 1 7 7 14 1 15 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 7 16 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 86,538, 86,538 बी सही है, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन जो है कौन सा सही विकल्प है देखते चलिएगा आप भी। तो आइए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 पूछा गया है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? ठीक है,
सैकड़े में दहाइयाँ पूछी गई है साथियों, तो बताना है। जैसे मान लेते हैं एक सैकड़ा पूछा गया है, कितनी दहाइयाँ होती हैं, ठीक है। एक है गुणे सैकड़ा, सैकड़ा में 100 होती है, सैकड़ा में कितना होती है, 100 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सैकड़ा में 10 दहाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है, मतलब 10 हो जाएगी, राइट आंसर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। पठन शिक्षण की ध्वनि समय विधि लिखिए। साम्य विधि लिखना है, तो आइए बताते हैं साथियों उत्तर क्या होगा। तो आइए पढ़ते हैं। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के अक्षर का ज्ञान एक साथ दिया जाता है। इस विधि में बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्षर का ही ले लीजिए, जैसे राम हो गया, काम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, दाग हो गया, तो ये सभी जो है आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, व्यंजन वर्णों को कहते हैं। व्यंजन वर्ण को लिखना है, तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता होती है। उच्चारण करते समय मुख के भीतर किसी न किसी अंग द्वारा वायु का अवरोध अर्थात रुकावट होता है, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर में कोई रुकावट नहीं होती है, व्यंजन में जो है रुकावट होती है, अर्थात व्यंजन को बोलते समय स्वर की भी जो है उसमें योगदान होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, पुस्तक, मोहन, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा साथियों, सभी के पास जो है वीडियो जानी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 19 है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। निषेध का मतलब ही होता है दोस्तों नकारात्मक या रुकावट पैदा करना। तो आइए देखते हैं निषेधात्मक वाक्य क्या होती है। ऐसा वाक्य जिनमें किसी काम को न करने का आदेश या नकारात्मक भाव हो, उसे जो है निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। अक्सर इसमें न, नहीं, मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो निषेध का काम हो गया, मतलब नहीं पढ़ा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अंतस्थ व्यंजन को कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को लिखिए, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ठीक ठीक है। तो अंतःकरण जो अंतस्थ व्यंजन जो होता है, ये जो है अंतःकरण, अंतः होगा, अंतःकरण अर्थात जिह्वा के पास के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसको हम लोग चार में बांटा गया है या र लावा में, ठीक है। तो ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या र लावा। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 21। विलोम शब्द किसे कहते हैं साथियों, इसको बताना है। तो विलोम शब्द आइए लिखते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ अपने विपरीत या उल्टा होता है, उन्हें जो है हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। न्यून, असली, नकली, आर्य, अनार्य, ठीक है, इसको विलोम शब्द कहेंगे। आगे प्रश्न संख्या 22 है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द हेडिंग है, आइए देखते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हें ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा को क्या कह सकते हैं, घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी कह सकते हो, उसी को समान अर्थ वही मिलता है, मतलब कहने का वही होगा।
जैसे सूर्य का रवि, भानु, भास्कर कोई भी कहा जा सकता है, सभी का मतलब सेम है। ठीक है, तो उसे ही जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं साथ में। प्रश्न संख्या 23 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा प्रमुख स्रोत पठन। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो ज्ञान की भी जो है वृद्धि हो जाएगी और बुद्धि भी जो है वृद्धि करने लगेगी पढ़ने से, ज्ञान अर्जन करने से। आगे देखेंगे तो ज्ञानार्जन से शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होती है, मानसिक भी विकास होता है और सामाजिक विकास होता है, अर्थात धीरे धीरे सर्वांगीण विकास होने लगता है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 24, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जो संकर शब्द होते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं पहले तो ये जानिएगा कि दो ऐसे शब्दों को, मतलब दो ऐसे भाषा को, ठीक है, मिला करके दो अलग अलग भाषा होगी, उन भाषा को जब मिलाएंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, आइए, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके बने होते हैं उन्हें ही संकर शब्द कहते हैं। तो चालबाज जो है, चालबाज का हो जाएगा चाल और धन बाज। राजमहल का होता है राज धन महल, राजमहल हो जाएगा। रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी जो है, ये दोनों जो है अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं, उनको मिला करके जो है अलग शब्द बना दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, विराम चिन्हों संबंधित समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। जो विराम चिन्ह होते हैं तो उनको उनसे उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उनको बताना है। तो आप सभी जानते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग न करने से जो अर्थ होता है उसका अनर्थ हो जाता है, अर्थ नहीं निकल पाता है। तो उसका प्रमुख कारण क्या क्या है कि विराम चिन्ह का सही से प्रयोग न कर पाना? पहला तो अशिक्षा हो जाती है, मतलब शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है कि कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। दूसरा हो जाता है अज्ञानता एवं अनभिज्ञता, मतलब ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, अधूरापन है, तो भी जो है सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे कहाँ पर क्या चिन्ह प्रयोग करना है। तीसरा है विराम चिन्हों की जानकारी न होना, जब विराम चिन्ह का जानकारी ही नहीं होगी तो लगाएगा कैसे, कैसे लगाया जाएगा, जानकारी नहीं होगी। आगे चौथा पॉइंट यहाँ पर उच्चारण लिखा गया है साथियों, गलत उच्चारण। ठीक है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए गलत उच्चारण कर रहा है, या बड़े लोग भी आज भी जो है कक्षा को कक्षा पढ़ा जाता है, ठीक है, जबकि वह क और स से मिल करके बना है क्ष, 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 मतलब क और स दोनों आती है, तो वहां पर जो है छ पढ़ा जाता है तो जो है गलत हो जाती है ना। तो गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर गलत उच्चारण हो जाएगा। लापरवाही भी होती है, मतलब जान जान कर गलती कर देना, तो ये भी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 26 है, देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक मूल संकेत को लिखिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा देवनागरी अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंतरराष्ट्रीय अंक क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 27 है, आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम को लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो संख्याओं को सबसे छोटे मान से सबसे बड़े मान तक की ओर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इस प्रकार से अनंत तक संख्याएं जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न संख्या 28 है, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर तुलना करने की बात कही जा रही, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा की बात कही जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या ही देख लीजिए, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो 5 अंक वाला बड़ा हो जाएगा, 3 4 अंक वाला छोटा हो जाएगा, तो यही जो है इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाएगा।
ठीक है, तो संख्या 32,541 बड़ी है। आइए ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 29 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यकता है? तो उत्तर है अवधारणा निर्माण के लिए बालकों की समझ को ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराना आवश्यक है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनको अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, जो दिखाई ही नहीं दे रही है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के बारे में बच्चा जानता ही नहीं, ना तो देखा है कभी, अगर उसको कहेंगे ट्रेन के बारे में तो वो समझ नहीं पाएगा। हाँ, उनको जब दिखाएंगे वो उसको प्रत्यक्ष रूप में, देखिए खिलौने के माध्यम से ऐसे ट्रेन होती हैं, तो ये मूर्त में आ जाएगा जो भी चीजें दिखाएंगे। कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, कलम, पेज, मतलब जो छूने लायक हो, उसको दिखाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठोस और मूर्त वस्तुओं से बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखने में आसानी होती है। ठीक है, बच्चे के पास खिलौना, इससे जोड़ घटाना, गुणा भाग का जो छू करके, टच करके महसूस कर पाए, करके सीख पाए, तो जो है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा संबोध और अवधारणा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 30 है। 15 अमरूद, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिया गया तो कितने बच्चों को अमरूद मिलेगा? मान लेते हैं कि किसी क्लास में 15 बच्चे हैं और उनको 3-3 अमरूद देना है, तो कैसे देंगे? ठीक है, 3-3 अमरूद, अगर 15 लोग हैं तो 3 अमरूद देंगे, 15 लोगों को देंगे तो 15 3 45, ठीक है, अमरूद देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं करना है, यहाँ पर करना है भाग, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है ये जो टोटल पहले से ही दे दिए गए हैं, 15 टोटल अमरूद ही है, तो और 15 ही 3-3 विद्यार्थी को देना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 15 अमरूद है, 3-3 अमरूद देना है, तो 3-3 अमरूद अगर दे देंगे तो 3×5 = 15, मतलब 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी को 3-3 अमरूद देंगे, तो देखिए 5 गुणे 3-3 विद्यार्थी हैं, 5×3 = 15 अमरूद जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 31 और लघुत्तम प्रश्न पर आ गए हैं, वीडियो को भेजते चलिएगा साथियों। आइए प्रश्न संख्या 31 है। पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा क्या है, वह ध्यान न भटके, इसके लिए जो है ध्यान देना आवश्यक है। पढ़ते समय शारीरिक मुद्रा सही होना जरूरी है। बैठने की स्थिति सीधी होनी चाहिए और आंखें व पुस्तक की दूरी लगभग 1 फुट होनी चाहिए, अर्थात 12 इंच। सही मुद्रा से ध्यान एक स्थान पर केंद्रित रहना चाहिए और आंखों व शरीर पर तनाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। श्रुतलेख क्या है? ठीक है, अर्थात श्रुतलेख क्या है, सुन करके जो लिखा जाता है वह क्या है, इसका महत्व क्या होता है, ये भी बताना है। तो ये सभी आपको केवल समझना है और एग्जाम में अपने मन से बना करके लिखना है। ठीक है, तो श्रुतलेख का अर्थ अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को छात्र सुन करके तेजी से लिखें, इसे इमला भी कहते हैं। ठीक है, जो टीचर बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं तो उसको इमला भी बोला जाता है, उसी को श्रुतलेख भी कहते हैं। इससे श्रवण कौशल अर्थात सुनने की कौशल और लेखन गति अर्थात लिखने की स्पीड जो है अच्छी हो जाती है, शुद्ध वर्तनी हो जाती है, गलती कम होने लगती है और शब्दों की जानकारी बढ़ती है। ठीक है, विद्यार्थियों के लेखन कौशल की जांच का प्रभावी साधन है। अगर विद्यार्थियों को जांच करना है कि लिखने के माध्यम से, तो ये जो है लेखन जो है, लेखन के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है कि बच्चों की मानसिक योग्यता अर्थात त्रुटि जो भी चेक करना है चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रारंभिक स्तर पर
लेखन की अच्छी आदतें कैसे विकसित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए पहला है, बच्चों को पहले गोल आकार अर्थात गोली बनाना सिखाया जाना चाहिए, सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चे गोल कर पाएँ, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, अब तो 3 साल के बच्चे जो है विद्यालय जाने लगेंगे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसके बाद सीधी और तिरछी रेखाएं बनाना सिखाना चाहिए। जैसे क ख ग घ लिखेंगे तो कहीं गोला करा दीजिए, ठीक है, कहीं आधा गोला बनाइए, पूरा गोला बनाइए। ठीक है, तो लाइन खींचना सिखाना चाहिए। तीसरा हो जाएगा घुमावदार रेखाएं बनाना, बना करके अक्षरों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। और इन क्रमबद्ध तरीके से जो है बच्चे के लेखन क्षमता का स्वाभाविक रूप से विकास हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 34 है, विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो होते हैं उनके कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण सहित लिखना है। तो वाक्यों में ठहराव और स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं और हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं। आइए देखते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, यहाँ थोड़ी देर रुकना हो, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ थोड़ा देर रुका जा रहा है। अब अर्ध विराम क्या होता है, तो अर्ध विराम का मतलब होता है अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव, मतलब जो अल्प विराम में रुक रहे थे उससे थोड़ा सा अधिक जो है अर्ध विराम में रुकना है। और पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम में वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। और ये पूर्ण विराम जो साथियों है ये इंग्लिश वाला आ गया है, तो हिंदी वाला पूर्ण विराम कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में लगा है, यहाँ पर लास्ट में लगा है। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। विस्मयाद बोधक क्या होता है, तो इस प्रकार के विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आश्चर्य है तब लगाया जाएगा, हर्ष है, दुख है आदि व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है इतना, तो आगे बढ़ें साथियों। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 पर पहुंच चुके हैं साथियों, और एक पत्र लिखने के लिए आता है। आइए पत्र को देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। पत्र लेखन क्या है, एक प्रार्थना पत्र लिख करके इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है, पत्र कैसे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र यहाँ से लिखेंगे, सेवा में प्रबंध प्रबंधक महोदय, BM पब्लिकेशन आगरा। ठीक है, विषय बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश, ये छुट्टी लेने के लिए है अवकाश पत्र। ठीक है, महोदय सबने निवेदन है कि मैं तेज ज्वर के कारण कार्य करने में असमर्थ हूँ, अतः 5/5/20 से 7/5/20 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कुछ भी डेट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर निवेदक जो है कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल दीजिए। आगे बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 36 है, आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है, मतलब जो शुरुआत स्तर होती है बच्चों की उनमें पढ़ने की क्या उपयोगिता है, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक पठन से बच्चे अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को पहचानना सीख जाते हैं और पठन का अर्थ समझने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे भाषा ज्ञान, सामाजिक समझ, जानकारी प्राप्त करने की क्षमता तथा मनोरंजन जैसे कई लाभ मिलते हैं। ठीक है, स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है, स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाइए। ये तो 100% क्या 99% साथियों लिख करके लीजिए कि ये आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इतना बार रिपीट है, ऐसा एक भी अभी तक हमने नहीं देखा है जिसमें स्थानीय मान और जाति मान न पूछा गया हो। ठीक है, तो ये संभावना पूरी बनेगी, ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। तो स्थानीय मान किसी अंक का उसके स्थान के अनुसार मान होता है। वास्तविक मान क्या होता है, अंक का अपना मूल मान, मतलब जो संख्या दी होती है वही संख्या जो है स्थानीय मान वास्तविक मान हो जाती है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, उसको हम
जाति मान भी बोलते हैं। जैसे 5 का 5 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। और 985 में अगर हम स्थानीय मान देखें तो 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, 8 का 80 हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 38 पर पहुंच चुके हैं साथियों। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो 1 से 9 तक की जो संख्या होती है उसको चित्र के माध्यम से पढ़ने लिखने की क्रिया कैसी है, आइए समझते हैं। छोटे बच्चों को 1 से 9 तक की संख्या सिखाने के लिए वस्तुओं, चित्रों, गिनतारा और खेलों का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है अमूर्त वस्तुएं देख करके नहीं सीख पाएंगे, तो वहाँ पर जो है मूर्त वस्तुएं जो है दिखाना चाहिए, जो ठोस वस्तुएं हैं उनको दिखा करके जो है समझाया जा सकता है, तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बच्चे वस्तुएं गिन करके, चित्र देख करके और रेखा बना करके गिनती, पढ़ना लिखना सरलता से सीख जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 39 है। संख्या 50,341 एवं 4,321 की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले अगर संख्या ही कम ज़्यादा हुई है साथियों, तो जानते ही हैं जो ज़्यादा अंक होगा, जिसमें ज़्यादा अक्षर होंगे, ठीक है, वही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या है, ज़्यादा संख्या किस में है, इसमें जो है 5 अक्षर 5 अंक दिए गए हैं, इसमें 4 अंक दिए गए हैं, तो 5 अंक वाला बड़ा हो जाएगा। तो 50,341 एक बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या अधिक है, तो अतः 50,341 बड़ी है 4,321 से। ये बड़ा वाला चिन्ह जिस तरफ मुंह लगता है उधर बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 40 है। बिना उधार लिए घटाना कैसे किया जाता है। मतलब किसी से उधार नहीं लेना है और घटाना है, तो कैसे घटा पाएंगे। तीनों उदाहरण एक ही लाइन में आमने सामने दिए गए हैं, तो इसको आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इकाई का अंक जो है ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो ऊपर वाला बड़ा है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 25 हो गया। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन थे। तो वीडियो को जो है दूसरों को भी भेज दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगला हमारा जो पेपर रहेगा साथियों वो रहेगा 2019 का पेपर। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो